नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। 23 नवंबर, ये तारीख याद रखिएगा। ये तारीख तय करेगी कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स आगे कैसे चलेगी। 8 अक्टूबर को जो हवा बदली है वो 23 नवंबर तक टिक पाएगी या फिर कोई और ही नई कहानी सामने आएगी। 2024 में 4 जून को लोकसभा का नतीजा आया और बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। उस दिन एक कहानी आई कि मोदी के खिलाफ हवा बहने लगी है, एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। 8 अक्टूबर को दूसरी तारीख आई। जब बीजेपी हरियाणा जीती, उस दिन फिर हवा बदल गई। पॉलिटिकल पंडित कहने लगे कि नहीं, अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने लगा है। बीजेपी किसी भी राज्य में कांग्रेस को हरा सकती है। और अब अगली तारीख है 23 नवंबर। उस दिन महाराष्ट्र का नतीजा आएगा, झारखंड का नतीजा आएगा, यूपी की 9 सीटों का नतीजा भी आएगा और वायनाड में प्रियंका गांधी का नतीजा भी उसी दिन आएगा। 23 नवंबर के रिजल्ट्स ये बताएंगे कि जब नरेंद्र मोदी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं या हारते हैं, या राहुल गांधी अकेले तो चुनाव हार जाते हैं लेकिन जब दोस्तों के साथ लड़ते हैं तो जीत पाते हैं या नहीं। 23 नवंबर को यह भी पता चलेगा कि क्या हिंदू एकजुट हुआ जैसे हरियाणा में हुआ, या फिर वो जातियों में एक बार फिर बंट गया जैसा 4 जून को देखने को मिला था। 23 नवंबर को एक और बात पता चलेगी जो 4 जून को भी पता चली थी और 8 अक्टूबर को भी, और वो ये है कि मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है। और ये किसी नेता की वजह से नहीं है, इसके पीछे है मौलानाओं की एक बड़ी और एक्टिव फौज, जिनका ड्यूटी चार्ट इसी वक्त से तैयार हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। Date of poll in Maharashtra would be 20th/11. Counting would be on 23rd 11/24. क्या अब महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले की परीक्षा होने वाली है? क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले से ही जीतेगी? महाराष्ट्र का हिंदू वोट बंट रहा है या फिर बीजेपी को मिलने जा रहा है? महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट कहां जाएंगे? कांग्रेस को मिलेंगे या गठबंधन की वजह से थोड़ा बहुत बीजेपी को भी मिल जाएंगे? फिलहाल तो इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट तो बीजेपी के खिलाफ एक हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों को एक करने का प्रयोग बहुत पहले से चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं मौलाना। कि इस मुल्क का एक तबका जिसके हाथ में अब ताकत आ गई है, वो बहुत अरसे से इस बात के लिए कोशा है कि इस मुल्क में से इस्लामी वजूद को मिटा दिया जाए और मुसलमानों से उनकी इस्लामियत को छीन लिया जाए। बहुत सारे इलाकों में जहां मुस्लिम जमात मजबूत होती है ना, जमात फैसला करती है कि हमको इसको वोट देना है तो 100% वोट उसी को जाता है। महाराष्ट्र में मौलाना लगातार काम पर लगे हैं। वो मुसलमान वोटों को एक कर रहे हैं। वो मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के नाम पर एक किया जा रहा है। मुसलमानों को नबी के अपमान के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। यहां तक कि फिलिस्तीन, हिजबुल्ला और इजराइल के मसले पर भी एक किया जा रहा है। हमारे लिए ऐसे जज्बाती हैं कि एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। जो कुछ इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, लुबनान में हो रहा है, तो हर मुसलमान का दिल उस पर खून के आंसू रो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू भी एक होंगे या फिर हिंदुओं का वोट बंट जाएगा? चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। एक तरफ राहुल एंड फ्रेंड्स हैं, दूसरी तरफ मोदी और उनके सहयोगी हैं। मोदी के हौसले हरियाणा की वजह से बुलंद हैं। राहुल और फ्रेंड्स सोच रहे हैं लोकसभा वाली परफॉर्मेंस दोहरा दी तो काम बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा में राहुल और फ्रेंड्स ने बाजी मारी थी। कांग्रेस 13, उद्धव ठाकरे 9 और शरद पवार ने 8 सीटें जीती थी, यानी 48 में से 30 सीटें। दूसरी तरफ बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे को 7 और अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली थी, यानी 48 में से 17 सीटें। 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। राहुल और उनके सहयोगियों की जीत में 2 फैक्टर बहुत हावी थे।
एक तो संविधान को लेकर झूठी अफवाह फैलाना और दूसरा मुसलमानों के वोट। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में तो मुस्लिम वोट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की कुल आबादी 12% मानी जाती है, जो उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मौजूद है। लेकिन 40 से 45 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक माना जाता है और इसमें भी मुंबई रीजन में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 2019 में 10 मुस्लिम एमएलए जीते थे, जिनमें 6 मुंबई रीजन से जीते थे। और इस बार भी मुस्लिम वोटों को एक करने के लिए मोदी विरोधी टूलकिट बहुत पहले से सक्रिय है। पहले लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोट एक किए गए और अब विधानसभा चुनावों से पहले भी यह काम बखूबी जारी है। कि अब जो कुछ भी इस मुल्क में ब्राह्मण राष्ट्र कायम होगा और मुख्तलिफ कौमियतों की आइडेंटिटीज को छीना जाएगा, वो अदालतों के फैसले के जरिए छीना जाएगा और कानून को तोड़कर नहीं, कानून को बदल कर छीना। ये दो बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। सरसरी तौर पर इनसे हम न गुजर जाएं, इसलिए मैं इसी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क का एक तबका जिसके हाथ में अब ताकत आ गई है, वो बहुत अरसे से इस बात के लिए कोशा है कि इस मुल्क में से इस्लामी वजूद को मिटा दिया जाए और मुसलमानों से उनकी इस्लामियत को छीन लिया जाए। ये असल बुनियादी मसला है। इसी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हमला, इसी के लिए उर्दू जबान से महरूम करने की साजिश, इसी के लिए औकाफ पर हमला, इसी के लिए हिजाब से और बुर्के से, पर्दे से दुश्मनी, इसीलिए तरह तरह की फिल्में। महाराष्ट्र में मुसलमानों को भड़काने के लिए मौलानाओं की टोली काम पर लगी हुई है और बाकायदा ये टूलकिट बहुत प्लानिंग से काम कर रहा है। पहले महाराष्ट्र के संत महंत रामगिरी महाराज के एक बयान पर मुसलमानों को भड़काया गया। रामगिरी महाराज के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में वही सर तन से जुदा वाला नारा चलाया गया। फिर पिछले महीने ही सरकार को मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए भाईजान की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से मुंबई घेरने के लिए बड़ी रैली की, जिसमें हजारों की संख्या में मुसलमान शामिल हुए। ये सारी जोर आजमाइश इसीलिए हुई क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले थे। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को जमा करके खूब भड़काऊ भाषण हुए और फिर वही भाषण मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल पर पहुंचाए गए। जो इस वक्त लाने की और नाफिज करने की, मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठे और हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। लोग आ करके अगर इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये दीवाने की बड़ है। वो जमाना लग गया जब खलील मियाँ छलांगों से फाख्ते मारा करते थे। हम तो बरजस्ता ये बात कहते हैं कि हम किसी के गिरेबान तक हाथ नहीं ले जाते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान तक हाथ लाना चाहेगा वो हाथ काट देंगे। और अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा, तो मस्जिद में आ करके बताए। मस्जिद में अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन मस्जिद से निकल करके जा नहीं सकेगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मौत से हम नहीं डरते, हम तो जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण है। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को ऐसे ही भड़काया जा रहा है। बाकायदा नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम धर्मगुरुओं को महाराष्ट्र में बुलाकर उनके जलसे करवाए जा रहे हैं और वो सिर्फ एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से मुसलमानों को भड़काना, मरने मारने की बातें करना। इस इजलास के जरिए ये पैगाम जाना चाहिए
कि गलत और बीमार जहनीत रखने वाले लोग तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जिस तरह गुस्ताखी कर रहे हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और हुकूमत जिस तरह ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रही है वो सारी दुनिया में हमारी जमहूरियत पर कलंक लगाने वाला एक अमल है। हुकूमत पर यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि मुसलमान जान और माल और इज्जत व आबरू की कुर्बानी तो दे सकता है, लेकिन शान रिसालत में गुस्ताखी उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और आप सबकी तायीद के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ और अलल ऐलान कहना चाहता हूँ कि अगर मौलाना महमूद दरियाबादी ये कह रहे हैं तो वह हम सब के दिल की तर्जुमानी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़े हुए मामलात हमारे लिए ऐसे जज्बाती हैं कि एक मुसलमान इस सिलसिले में अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। महाराष्ट्र में इन्हीं मुस्लिम वोटों की बदौलत राहुल एंड फ्रेंड्स ने लोकसभा के चुनावों में भारी लीड ली। इसीलिए महाराष्ट्र का मुसलमान भी अपने वोटों का इंपॉर्टेंस समझता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों का 80% से ज्यादा वोट महाविकास आघाड़ी को मिला। खासतौर पर मुंबई के मुस्लिम मोहल्लों से राहुल एंड फ्रेंड्स के लिए जमकर वोटिंग हुई। अकेले मुंबई रीजन में 18 लाख मुस्लिम वोटर हैं जो कुर्ला, मानखुर्द, अनुशक्ति नगर, बांद्रा ईस्ट, बायकुला, मुंबा देवी और मलाड वेस्ट सीट की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर कैसे मुस्लिम वोटों की वजह से महाविकास आघाड़ी लीड कर रही थी। मुस्लिम बाहुल्य मानखुर्द सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 87,971 वोटों की लीड थी। इसी तरह से मुस्लिम बाहुल्य कुर्ला विधानसभा में कांग्रेस कैंडिडेट को बीजेपी के मुकाबले 23,564 वोटों की लीड थी। अनुशक्ति नगर में उद्धव की शिवसेना को शिंदे की शिवसेना के मुकाबले 29,083 वोटों की लीड थी। बायकुला से उद्धव की शिवसेना को शिंदे की शिवसेना के मुकाबले 46,066 वोटों की लीड थी। मुंबा देवी से उद्धव की शिवसेना को शिंदे की शिवसेना के मुकाबले 40,779 वोटों की लीड थी। मोदी के विरोधी मुस्लिम मतदाताओं के मन में बीजेपी के खिलाफ मैसेज प्लांट कराने में सफल रहे। इसी वजह से मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की हार हुई और इस बार इस काम में मौलाना लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज का बयान बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाहिर तौर पर चुनावों के ऐलान के बाद यह मुद्दा और ज्यादा उछलने वाला है। महाराष्ट्र में एक शैतान, एक खबीस, एक मरदूद जिसका नाम है रामगिरी महाराज, पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, अब पूरे हिंदुस्तान में इस शैतान मरदूद मलऊन के खिलाफ एहतजाज आंदोलन किए जा रहे हैं। तो हुकूमत तो यही चाहती है कि माहौल खराब हो। माहौल खराब होगा तो फिर विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा और इसी के लिए महंतगिरी जैसे लोगों को भोंकने के लिए बाकायदा तैयार किया जा रहा है। हर 8 दिन में एक नया आएगा, एक नया आएगा, नए स्टाइल में भोंकेगा। महाराष्ट्र में तो मोदी विरोधियों का पूरा प्लान ही ये लगता है कि मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल पर ऐसे बयानों को वायरल कराया जाए, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग तरह के मैसेज चलाए जाएं, रामगिरी महाराज का मुद्दा जिंदा रखा जाए। खासतौर पर पूरा फोकस महाराष्ट्र पर ही है। यहां मुसलमानों को डराने, धमकाने, बहकाने और भड़काने का काम जारी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनावों से पहले भीड़ कोई बहुत बड़ा हंगामा या बवाल कर दे। शैतान चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुल्क का माहौल खराब किया जाए, बहाना तलाश कर रहे हैं। सर आप ध्यान क्यों दे रहे हैं इस बात पर? बहाना तलाश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को जज्बात में लाकर रोड पर लाया जाए। फिर मेरी कौम के जवान बेचारे क्या करते हैं, जज्बात में आ जाते हैं और फेंकते फतरे, खाते गोलियां। अरे जब वो क्लियर कह रहा और वो मलून, वो खबीस जिसने पूरे मुल्क का माहौल खराब किया
और मुल्क में प्रेषित मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहा, और वक्त का हमारा सीएम ये कह रहा है कि इसके बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता। तो अगर तू सीएम से जुड़ा हुआ है या उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो उसको सपोर्ट कर रहे, तो छोड़ना वो। अपना गुस्सा दिखाना है जालिम सरकार को कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। तुमने हमारी जानें लिया, हमने बर्दाश्त किया। दुकानों मकानों को तुमने जलाया, हमने बर्दाश्त किया। हमारे टुकड़े हुए, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन वक्त की जालिम हुकूमत से हम कह देते हैं हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐलान करते हैं हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी की शान में रद्द की बराबर गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ऐलान है। बीजेपी के सामने समस्या यह है कि मुस्लिम तो उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का हिंदू वोट बिखरा हुआ है। इसीलिए इस हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला लेकर आई है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनावों में बांग्लादेश का उदाहरण देकर कहा था कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। फिर महाराष्ट्र के ठाणे की रैली में नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू बटेगा तो विरोधी उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। यानी ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी जानती है कि अगर हिंदू वोट एकजुट रहा, उसे मिला, तो फिर महाराष्ट्र में उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी इसी तरह से हरियाणा भी जीत चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम वोटों को भड़काने वाला हर टूल किट एक्टिव है। फिलिस्तीन और इजराइल वाला प्रयोग भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जो कुछ इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, लुबनान में हो रहा है, तो हर मुसलमान का दिल उस पर खून के आंसू रो रहा है। खुद इस मुल्क में इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुसलमान, और एक शानदार तारीख, शानदार माजी, अजीम विरसा, बेशुमार मौक़े, अपॉर्चुनिटीज, इसके बावजूद कसम पुरसी की, बेबसी की बड़ी तकलीफ दह कैफियत, बड़ी अजियतनाक कैफियत। हर रोज न्यूज़पेपर, अखबार ये तकलीफ दह खबरें, अजियतनाक खबरें लेकर आता है। तो हर दर्दमंद मुसलमान के जहन में यह सवाल है और होना चाहिए कि यह सूरत हाल कैसे बदले। ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये कसम पुरसी, ये परेशान हाली, ये हमागीर मुसीबत, हमागीर तकलीफ, हमागीर अजियत, आखिर ये कैसे खत्म हो। इसीलिए तो मोदी कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराकर वोट लिए जाते हैं, और फिलहाल मौलानाओं की पूरी कोशिश भी यही लगती है। इसीलिए महाराष्ट्र में हर आलिम फाजिल मौलाना बना हुआ है। टूल किट पूरी तरह से सेट है, मुद्दे भी तय हैं, एजेंडा भी पहले से सेट है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज कोई नहीं है, मुसलमानों को अपनी आवाज बनना होगा, पार्टी बनानी होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह की कमेंट्री हो रही है। ऑलरेडी है, ये जमात के जरिए से आप हुकूमत का तख्ता तक पलट सकते हैं कि वो महल्ले की जो मुस्लिम जमात है, वो मुस्लिम जमात तय करे कि किसको इलेक्शन में खड़े रहना है और किसको नहीं खड़े रहना है। वो जमात तय करे, और जमात जिन लोगों को तय करेंगी वही लोग जो है खड़े हो, और उसके बाद जमात जो है वो
यानी मैंने खुद ये देखा हूँ बहुत सारे इलाकों में जहां मुस्लिम जमात मजबूत होती है ना, जमात फैसला करती है कि हमको इसको वोट देना है तो 100% वोट उसी को जाता है। इसीलिए कर्नाटका के इलेक्शन का आपने जो रिजल्ट देखे विधानसभा का, पूरा जो पासा पलट गया वो इसी वजह से पलटा क्योंकि पूरी के पूरी मुसलमान कौम एक तरफ खड़ी हो गई थी। वहां पर एक भी वोट इधर का उधर नहीं गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल के रख दिया। ये होती है मुस्लिम जमात की ताकत। आप इसकी ताकत को समझ नहीं रहे हो। ये छोटी छोटी जमात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी ताकतवर जमात है। लेकिन महाराष्ट्र में सारे मौलाना ही भड़काऊ बयान नहीं दे रहे। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो भगौड़े जाकिर नाइक की भी बात कर रहे हैं। ये वैसे तो हैदराबाद के मौलाना अहमद नक्शबंदी हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी खूब तकरीर करते हैं और इन दिनों इनकी तकरीर में जाकिर नाइक छाया हुआ है। जाकिर नाइक का खूब मजाक बन रहा है। खुद मौलाना की मजलिस में जाकिर नाइक को भगौड़ा कहा जा रहा है। जाकिर नाइक है, मर गया है। ओ वेरी गुड। है इंडिया का है, पाकिस्तान का है? इंडिया का है। आपका इंडिया में है? नहीं है। बाजू वालों की डार्लिंग कहां है? मलेशिया में बैठी हुई है। स्पीच नहीं आ रही, वर्सेस नंबर, वॉल्यूम नंबर लॉक हो गया। फिर जाकिर नायक तुम लोग कोई गरीब का नाम समझ रहे हैं? इस जमाने के अरबपति का नाम जाकिर नायक है। अच्छा कौन सुन्निया केस डाले? सुन्निया आपस में फतवे लगाने से फुर्सत नहीं है। तू काफिर, तू सुले कुल्ली, तू बदमाश, तू चोर, तू डाकू, सुन्निया इसमें है। फिर जाकिर नायक को अंगार कौन लगाए? बोला मेरा पट्टा मोदी। अल्लाह किससे काम लिया? देखो क्या बोला, इमाम हुसैन करबला में गलती पे है, बोला महबूबों की बेअदबी करा। अल्लाह बोला निकालो इसको शहर से, मुल्क बदर बिठाओ। एक तकरीर नहीं होना उसकी, बोले एक तकरीर नहीं हो रही साहब, एक तकरीर नहीं हो रही, एक तकरीर नहीं हो रही साहब। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, जेल के दरवाजे बंद हैं, जेल में कोई फोन होता नहीं है। लेकिन मुंबई में बड़े बड़े स्टार्स के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े पावरफुल लोगों को यह डर सताता है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई का फोन ना आ जाए। जेल से लॉरेंस बिश्नोई कॉल कर कैसे लेता है? ऑडियो नहीं, वीडियो कॉल करता है। और सिर्फ मुंबई में नहीं करता, पाकिस्तान में भी करता है, कनाडा में उसकी बात हो जाती है। कैसे? अब आप देखने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की वो वीडियो कॉल जिसने हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, जिसमें लॉरेंस सच में जेल से बात करते दिखता है। लॉरेंस बिश्नोई बड़ा चैलेंज क्यों बन गया है? लॉरेंस बिश्नोई बड़ा खतरा क्यों बन गया है? दाऊद से ज्यादा लॉरेंस की दहशत क्यों हो गई है? लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस छू क्यों नहीं पा रही है? कनाडा पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रही है? क्या इंटरनेशनल डॉन बन गया है लॉरेंस बिश्नोई? चमत्कार नहीं लिखना है। नहीं भाई, चमत्कार नहीं लिखना। कुछ ना भाई बताया भाई, चमत्कार देखना कि हमें देखना? नहीं चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है? हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। कितनी बार टॉयलेट जाता है, इतनी तक की डिटेल है भाई के पास। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कल होगी? नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना, उधर आज है, बाकी कल होगी। ये बातें इसलिए हो रही हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बैठा तो साबरमती जेल में है, लेकिन पॉलिटिकल किलिंग, एक्सटॉर्शन किलिंग और इंटरनेशनल किलिंग में उसका नाम आ रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई
जेल के भीतर से ही सुपारी किलिंग करवा दे रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क 11 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला है। आरोप तो यहाँ तक है कि उसके गुर्गे अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में लॉरेंस के 700 सुपारी किलर एक्टिव हैं। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। लॉरेंस बिश्नोई इतना खतरनाक बन चुका है कि वो जेल से ही सुपारी किलिंग का ऑर्डर करता है और खेल खत्म करवा देता है। कुछ दिन पहले का ये वीडियो अब भी वायरल है। ईद के वक्त का ये वीडियो कॉल है। दावा तो ये किया जा रहा है कि जब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में था तब इसने अपने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट से वीडियो कॉल की थी और ईद के बारे में हाल चाल लिया था। आज नहीं होगी, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। इसी वीडियो के बाद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दावा किया जाने लगा कि लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान में भी एक अपना मजबूत ठिकाना बना लिया है, जिसको पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्ट ऑपरेट करता है और लॉरेंस गैंग का पाकिस्तान में सारा काम शहजाद देखता है। कौन है शहजाद भट्ट? डॉन शहजाद भट्ट पर पाकिस्तान में केस दर्ज है। हत्या, जमीन विवाद, हथियारों की तस्करी के इसके ऊपर मामले हैं। लॉरेंस की तरह ही ये विदेशों से अपना नेटवर्क चलाता है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, दुबई में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। एजेंसियों को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क पंजाब में सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से शहजाद भट्ट ही करता है। अगर ये सच है तो हिंदुस्तान के लिए लॉरेंस एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी दहशत को जल्द से जल्द काबू करना जरूरी है, वरना ये देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के जरिए खौफ का माहौल बनाए रखना चाहता है, इसीलिए इसके गुर्गे इसके गैंग के लीडर्स का वीडियो सर्कुलेट करते हैं। अब सवाल है कि जब वो जेल में बंद है तो इतना बड़ा गैंग क्या वो साबरमती जेल से ही ऑपरेट कर रहा है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने हर अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग लोग बैठा रखे हैं, जिनको इसने टारगेट दे रखा है। मोटा मोटा मानना है कि बिश्नोई गैंग ने सालाना 20 से 21 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन टारगेट तय किया है और जो ये उगाही करते हैं उसको हवाला के जरिए विदेशों में भेज दिया जाता है। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए की कमान रोहित गोदारा के पास, जबकि पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तकरीबन 700 शूटर काम करते हैं, जिनमें से 300 सीधा पंजाब से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दो तरीके से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। एक तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे जेल में बैठकर एक्सटॉर्शन की कॉल करते हैं, धमकी भरे कॉल करते हैं और अलग अलग कारोबारियों से पैसों की डिमांड करते हैं। तो वहीं इस गैंग को चलाने का दूसरा तरीका यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड़ और साथ ही रोहित गोदारा, जो पहले कनाडा में मौजूद थे और फिलहाल अमेरिका में मौजूद हैं, वो विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलग अलग लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। और अगर कोई उन्हें मोटी रकम देने में आनाकानी करता है तो लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा सीधा जेल से वीडियो कॉल के जरिए दिखाया जाता है और लोगों में डर पैदा किया जाता है। करोड़ों की एक्सटॉर्शन मनी की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस के ये गुर्गे जब कोई पैसा देने से इनकार करता है तब लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉल पर एक्टिव होता है और ये वीडियो कॉल जेल से होती है या ये कैसे करता है, ये एजेंसियों के लिए चुनौती तो है ही, एक बहुत बड़ा सवाल भी है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे चलाता है अपने खौफ का कारोबार? इस ऑडियो को सुनिए। एक बुकी से पैसे की लॉरेंस ने डिमांड की थी। हेलो हेलो, हाँ भाई भाऊजी, आपका फोन कट गया था, मैंने कहा हेलो। तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग लगा ली तो लिखा लेना। जिसने मेरे धक्के चढ़ गया ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के, नजदीक के या तेरे परिवार के, तो
तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज़ का केस करने में आसानी होगी? जो मैंने गूगल ही बंद कर दिया, तो मैं किस चीज़ की केस की और किस चीज़ की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से कि गूगल की पोजीशन है। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं, पर अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत एक्टिव है। कनाडा में बैठकर उसके गुर्गे हिंदुस्तान में एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल करते हैं। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ नेशनल डॉन बना हुआ था, लेकिन कनाडा सरकार ने उसे इंटरनेशनल डॉन बना दिया। कनाडा खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका पर कोई सबूत नहीं दे पाया था, लेकिन जब से लॉरेंस का मुद्दा उछला है, लॉरेंस के बहाने भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। What we've seen is from an RCMP perspective is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada, and we believe that group is connected to agents of the government of India. But what I can tell you is that we've seen a number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. जस्टिन ट्रूडो खुद भारत विरोधियों को पाल रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, तो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ढाल बनाकर भारत पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन खालिस्तानियों के वोट पर जिंदा रहने वाली जस्टिन ट्रूडो की सरकार जानती नहीं है ये भारत है। भारत में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर या तो जेल में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। शर्म तो कनाडा को आनी चाहिए, जो भारत के दुश्मनों को अपने पैसों से पाल रहा है और बिना सबूत के एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत सरकार के साथ जोड़ रहा है। ये इतला कैसे कनाडा को मिली? ये अमेरिका ने दी। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कनाडा को ये बताया कि इसको मारने वाले भारत की रॉ की एजेंसी है। उन्होंने कहा, उन्हें सबूत दिया उनको। वो सबूत आज इनने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने पेश किए हैं। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर दोस्ती का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहे हैं और लाखों में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ हैं। ये ताल्लुकात अगर ख़राब हो जाते हैं तो हमारे साथ लोग जो हैं उन पे असर पड़ता है। मैं उम्मीद करूँगा कि वज़ीर आज़म इसकी तरफ तवज्जो देंगे। सच्चाई तो यह है कि मनगढ़ंत आरोप पर भारत के राजनयिकों की वापसी के डिसीजन से कनाडा बौखला गया है, और ये भी सच है लॉरेंस बिश्नोई अगर दोषी है तो हिंदुस्तान के कानून में उसको सजा जरूर मिलेगी।